जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले एटम के बारे में थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। तो उनके अनुसार क्या था कि आपका जो एटम है वो एटम जैसे कि आपका वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जैसा रेड पार्ट होता है उन्होंने कहा वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो आपका जो उसके सीड्स होते हैं उनको उन्होंने निगेटिव पार्ट कहा और क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये थॉमसन का मॉडल था। उसके बाद आपका स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल होते हैं आपके हीलियम। हीलियम का नंबर कितना होता है आपका 2He4 हम कहते हैं। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है एंड 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा आपका He2 पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इसके प्रोटॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, आपने 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। तो इस टाइम पर इस हीलियम को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल आपके जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनसे इमिट होते रहते हैं। तो जैसे अगर आपने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, मान लिया रेडियम ले लिया, इसके अंदर रेडियम ले लिया, ठीक है। अब रेडियम से तो ये हमेशा ही निकलते रहेंगे अल्फा पार्टिकल। उनकी हमने एक बीम बना ली, एक बहुत ही शार्प बीम बना ली, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और इन अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे आपका इंसिडेंट कराया। आपने सुना होगा, बहुत फेमस है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वही हम पढ़ रहे हैं। तो ये गोल्ड फॉइल पे जब इन्होंने इसको इंसिडेंट कराया तो क्या सोचा था, ऐसा थॉमसन मॉडल क्या होना चाहिए था, क्योंकि जो आपके एटम है उस एटम में अकॉर्डिंग टू थॉमसन क्या है कि पॉजिटिव पार्ट और जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जहां मतलब पूरे उसमें आपका पॉजिटिव पार्ट भी फैला हुआ है और नेगेटिव पार्ट भी फैला हुआ है। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए था कि पहली बात तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये आपके पास नहीं करने चाहिए थे इससे, इस फॉइल से, ऐसा सोचा था उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने कहा अगर पास भी होंगे तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कोई भी अल्फा पार्टिकल फिर वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ अजूम किया था। बट जो रिजल्ट निकल के आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया, और उसमें क्या देखा उन्होंने कि 10,000 में एक पार्टिकल, मतलब यहाँ से अगर 10,000 जा रहे हैं तो उनमें एक पार्टिकल क्या करता है, बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। अब 180 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है, ये बड़ा सोचने वाली बात हो गई। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पे हीलियम He2 पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, रिपल कर सकता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, ट्रांसमिटेड हो गए। तो जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं। तो अब इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया अपना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या हुआ, सबसे पहली चीज उन्होंने जो एज्यूम किया था कि पहले उन्होंने सोचा था कि भाई जो थॉमसन ने कहा है वो सही कहा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो और नेगेटिव चार्ज वो आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में है। बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। तो क्या हुआ कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सेंटर पे, मिडिल पे हम कह सकते हैं, एक ही बहुत ही स्मॉल प्लेस में आपके सब इकट्ठे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। फिर उन्होंने सोचा था कि मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वापस आने चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या करके पास कर गए। तो इसका मतलब क्या है, अब खाली जगह होगी तभी तो पास करके जाएंगे, यहाँ से कोई चीज आ रही है, अगर यहाँ पर सब भरा हुआ है तो फिर इसको तो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जाने लग गए, यहाँ से जाने लग गए, इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। इसका मतलब ये यहाँ से अनुमान लगाया गया कि जो एटम है उस एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी है। अब तीसरी बात है, ये तो दूसरी बात हो गई, हमारा फर्स्ट है कि न्यूक्लियस की उन्होंने बताया, और सेकंड बात कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एंड थर्ड उन्होंने क्या बताया कि अगर आप ये सोचिए एक बार कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो अंदर है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा।
इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या स्टेबल होंगे। अगर मैं एक बार के लिए कहूँ कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, इनके कारण अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। मतलब कि अगर मान लिया यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम पे क्या है आपका, एटम की जो सेंटर पे न्यूक्लियस हमने कहा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये लार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके कारण ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा और एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंटेशन का उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली मीनिंग क्या हो गया कि उन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को, मतलब कि उनको प्रदान कर रहा है। क्योंकि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी चीज, तो उसमें क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन दे प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आपके जो बीच में पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और वो कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो क्या ड्रॉबैक है देखिए। तो ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक इनका यही है कि इन्होंने कहा कि सारे के सारे आपके जो ऑर्बिट हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट है, वो सभी पॉसिबल है। बट अगर ऐसा होगा तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी सर्कल में मूव कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, लेकिन हर टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इस टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो वेलोसिटी आपकी हर टाइम चेंज हो रही है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। और अगर एक्सेलरेशन है, इसका डेफिनेटली मीनिंग हो गया कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन को इमिट करेगा। और अगर कोई भी पार्टिकल रेडिएशन को इमिट करता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। अगर वो लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे 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 एनर्जी लूज करते हुए कहाँ पहुंच जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे पहुंच जाना चाहिए। और फिर से हम कह देंगे कि न्यूक्लियस का एक्सिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये इनका एक क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा ड्रॉबैक है कि ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो उसको नहीं डिफाइन कर पाए कि वो कैसे आपको मिल रहा है। तो दूसरा इनका ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था आपका रदरफोर्ड का स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, और आपका उसके रिजल्ट से इन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो था। जय सिया राम टू ऑल।